हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने आपको जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड प्लान में बताया था कि हम कैसे अप्रोच करेंगे, हमने क्वांट के लेक्चर्स डालना शुरू किए हैं। वो मैं एक चीज़ बता दूं, वो सीसेट के नाम से आ रहा है स्पेसिफिकली अभी, लेकिन वो आप आराम से जेएसएससी सीजीएल के लिए भी देख सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स है इसमें। मैं एक अलग वीडियो बना के जेएसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें डाल दूंगा। ऑल राइट, आज जो मुद्दे की बात है वो ये कि जैसा हमने क्वांट के साथ शुरू किया है नंबर सिस्टम के लेक्चर्स हम कंटिन्यूसली पोस्ट कर रहे हैं। आज भी मैं मोस्ट प्रोबेबली कर दूंगा। और क्वांट के साथ साथ जैसे मैंने कहा था कि हम एक और सेक्शन लगातार पोस्ट करते रहेंगे, तो आज से हम हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। हिस्ट्री इज़ ऑलवेज फैसिनेटिंग। काफ़ी नई नई चीज़ें हम सीखेंगे, क्योंकि जेएसएससी स्पेसिफिक ये एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जेएसएससी में आपको एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ के हम शुरू करेंगे एमसीक्यूज से, और जहाँ जहाँ भी कॉन्सेप्ट्स की वैसे कुछ ज़रूरत होगी विल कीप यू अपडेटेड। तो हम ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, बिल्कुल हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। हिस्ट्री क्या है, कैसे है, किसने क्या कहा। हमारा लूसेंट और एनसीईआरटी बेस होगा क्वेश्चंस का, और मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा चुके हैं हम वैसे क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो ठीक है, हम आज से शुरू करते हैं। बने रहिए। मैं अगेन कहता हूं, हम सारा कोशिश करेंगे कि बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और अपनी सीट को इंश्योर करिए हमारे साथ। बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो जो करना होता है। ऑल राइट, हम शुरू करते हैं आज से हमारा लेक्चर 1 फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। शुरू करते हैं इंडियन हिस्ट्री से। और इंडियन हिस्ट्री या इन जनरल आप हिस्ट्री कह सकते हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं वो हिस्ट्री से भी पहले यानी प्री हिस्टोरिक यानी रिटन एविडेंसेस हमें कुछ नहीं मिले थे। जब हिस्ट्री क्या था नहीं था, ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप ही कर रही थी। लोग, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं कि इंडिया है कुछ, है ना। नेशन कॉन्सेप्ट वगैरह बाद में काफ़ी आया है। वो सब हम चीज़ें देखेंगे आने वाले टाइम में, अगर ज़रूरत पड़ी तो। आपके एग्ज़ाम के लिए मैं जो पढ़ाऊँगा या मैं जो लेक्चर्स ये आप सुनेंगे सफिशिएंट होगा। ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। तो इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन है, एरा वगैरह है, कौन से एरा में क्या हुआ नहीं हुआ, डिफिनेशंस किसने क्या कहा, हु सेड व्हाट टू होम, ये सब चीज़ें होंगी। तो बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। हमारे पास पहला है, हु वॉज द फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन। आपको पता है यूनानी, काफ़ी आज भी यूनानी सिद्धा आयुष वाले मेडिकल वाले डिपार्टमेंट में है, क्योंकि उसकी जो डिस्कवरी रही है थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री काफ़ी एडवेंचरस और बेहतरीन रहा है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो पहला ग्रीक हिस्टोरियन क्या है, 4 ऑप्शन आपको हैं। तो इसमें से हमारे पास पहला ग्रीक हिस्टोरियन होगा हेरोडोटस। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट हिस्ट्री बेसेस ऑल इट्स कंक्लूजन्स ऑन रैशनल एविडेंसेस। इसमें से किसने ये कहा कि हिस्ट्री का जो आधार है वो रैशनल एविडेंसेस है, तार्किक जो सबूत हैं उसके आधार पर है। ऐसा नहीं कि रैंडम कहीं से कुछ भी आ रहा है आप उसे हिस्ट्री कहेंगे। ये चीज़ को डिनाई कर रहा है, यानी हिस्ट्री वो है जो इसके रैशनल एविडेंसेस पर बेस्ड है। ये हिंदी में हो गया। कौन सा स्पष्ट रूप से कहता है कि इतिहास अपने सभी निष्कर्ष तर्कसंगत साक्ष्यों के आधार पर आधारित है, यानी तर्कसंगत साक्ष्यों पर, एविडेंसेस पर आधारित है। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी आप कह दें। ऑल राइट, तो ये भी हमारे पास हेरोडोटस है। आगे बढ़ते हैं। द हिस्ट्रीज, इसको लिखा किसने है? अगेन हेरोडोटस। हेरोडोटस आप सुनते रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि हेरोडोटस इज़ नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं हम? हेरोडोटस को कहते हैं। आप अगर इसे ऑडियो लेक्चर भी इसे पूरा सुनेंगे तो मैं श्योर हूँ कि आप बहुत हद तक अटेम्प्ट्स क्वेश्चन कर लेंगे अगर आपको पूछा जाता है तो हर हाल में एडवांटेज आपको देगा ये सारा लेक्चर। आई अगेन रिपीट एंड रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपके शेयरिंग इज़ केयरिंग कहते हैं, तो आपके दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में जो भी अपेयर होते हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए, उनको शेयर कीजिए। ऑल राइट, हु सेज हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। किसने कहा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है? ये बहुत हम जनरल और जेनेरिक टर्म है सुनते रहते हैं, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। आज हम ये जान लेते हैं कि हिगल ने ये कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। हिगल कौन थे? जर्मन फिलोसोफर थे। हिगल थे, उन्होंने कहा कि अपने आप को हिस्ट्री दोहराता है। ये हमारे पास 5वां नंबर था। 6th नंबर था कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट मैन कैन नेवर लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री से हम ये सीख सकते हैं कि हिस्ट्री हमें कुछ नहीं सिखा सकता। काफ़ी फिलोसफिकल बात है, सोचिएगा। सिखा सकता नहीं सिखा सकता, हमारे पास आज एक सवाल है कि इसे किसने कहा है। तो ये अगेन हिगल ने कहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। सारा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। क्लास स्ट्रगल है ना, अमीर और गरीब के बीच में, अमीर एंड गरीब। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं डिस्कस कर दूंगा। बस इतना जान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स है ना, मार्क्स आप कहते हैं कि
हमेशा से जब से ह्यूमन हिस्ट्री शुरू हुआ है इवॉल्व, दो तरह के लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज़ या चीज़ें हुई हैं, हैव्स वाले और नहीं हुई है, हैव नॉट्स वाले। उनके बीच में स्ट्रगल होते रहा है और प्रोडक्शन या चीज़ों को गैदर करने का, जमा करने का तरीका बदलते गया है, लेकिन हमेशा ये क्लास स्ट्रगल है जो आपस में लोगों के बीच संघर्ष वो बढ़ते गया है जैसे जैसे हिस्ट्री बढ़ा है। ये इसके बीच बीच का एक मोटा मोटी तौर पे कॉन्सेप्ट था। तो इसे कहा है क्लास स्ट्रगल के, किसने? तो कार्ल मार्क्स ने। ऑल राइट, नेक्स्ट है हिस्ट्री इज़ पास्ट पॉलिटिक्स। हिस्ट्री जो अतीत की राजनीति है, मतलब हम हमेशा हिस्ट्री में पॉलिटिक्स को जानते हैं। ये किसने कहा है? तो ये सीले ने कहा है, इतिहास अतीत की राजनीति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच, आपको लिस्ट 1 है इधर ऑथर्स, और इसमें डिफिनेशन हिस्ट्री को किसने क्या कहा है, तो ये आपको मैच करना है। एक बार रुक के देखिए 10 सेकंड, या जितना जल्दी आप कर सकें पॉज करके देखिए, हम देखते हैं इसके आंसर क्या होंगे। तो ये हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ थॉट्स, ये किसने कहा है? हिस्ट्री ऑफ थॉट्स कहा है कॉलिंगवुड ने। याद रख लीजिएगा, पॉल कॉलिंगवुड बैट्समैन है ना, इंग्लैंड वाले, तो उनके थॉट्स से ये कैसे भी लिंक करके याद रख लीजिए कि कॉलिंगवुड ने कहा है हिस्ट्री को हिस्ट्री ऑफ थॉट्स। दूसरा है कि हिस्ट्री को एक साइंस है, ना इससे कुछ कम है ना इससे कुछ ज़्यादा है, नो लेस नो मोर। तो ये हमें कहा है, मिलता है बरी, उनका स्टेटमेंट है ये, बरी। ऑल राइट, तीसरा है पास्ट इज हिस्ट्री वेरीज विद प्रेजेंट। कह रहा है कि हिस्ट्री एक ऐसा पास्ट है जो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। काफ़ी ऑब्वियस है, आप देखेंगे उदाहरण के लिए आप सरकार ही देख लीजिए, जैसी सरकार बनती है अपने अपने हिसाब से हिस्ट्री इज रीरिटन, और उसको लोग अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। तो काफ़ी ये एक सोचा समझा और बेहतरीन स्टेटमेंट है। पास्ट इज हिस्ट्री वेरीज विद प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट की तुलना में ये चेंज होता रहता है। तो इसको कहने वाले थे हमारे पास ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन ए में जो दिया है ना ये ऑक्सफोर्ड। ऑल राइट, चौथा स्टेटमेंट क्या है? सी तक हमारे पास आ गया। तीसरा है वैल्यू ऑफ हिस्ट्री होगा ये। वैल्यू ऑफ हिस्ट्री इज़ नॉट साइंटिफिक, इट्स एजुकेशनल। कोई वैज्ञानिक हमें चीज़ें नहीं सिखाता हिस्ट्री हमें एजुकेशनल बताता है कि हमें क्या सीख लेनी चाहिए और कैसे आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो ये हमें किसने बताया है? तो ये बोला गया है, दिस इज सेड बाय ट्रेविलियन। तो मैंने आपको लिख के बता दिया। अब मैच देख लीजिए, ये ए के लिए हो गया हिस्ट्री ऑफ थॉट्स कॉलिंगवुड, तो ये आपका ए हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये चौथा 4 हो जाएगा। तो ऐसे आप मैच कर लीजिए। तो ऑप्शन जो बनता है हमारे पास कौन सा बन जाता है? वो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ये होगा। मैंने आपको लिख दिया इसीलिए स्टेटमेंट्स के नेक्स्ट की कौन सा किसने कहा है स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, यह किसने कहा कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद है? हु सेड दैट हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट? तो ये E.H. कार ने कहा है। इससे रिलेटेड आप सोशियोलॉजी में भी पढ़ते होंगे या पढ़ेंगे। अभी CDPO आ रहा है ना, मैं कोशिश करूँगा कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसके लेक्चर्स पोस्ट कर दूँ। ऑल राइट, जब देखेंगे तब देखेंगे। तो E.H. कार जो है थिंकर, उन्होंने कहा कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं मैं मेंशन कर दूंगा, पहले आप देख लीजिए कि ये आपको मैच करना है। विक्रम एरा कब से शुरू हुआ, साका एरा कब से शुरू हुआ, गुप्ता एरा और काली एरा। तो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरा एंड संवाद, ये मैं इस लेक्चर के लास्ट में आपको बता दूंगा एक बार, सब क्या इसके पीछे रीज़न है, संवाद होता क्या है, कैसे है। अभी देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। आप अगर जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो वीडियो के लास्ट में सीख सकते हैं, क्योंकि वन वे और अनदर ये आपको काम आएगा ही। तो हमारे पास पहला है विक्रम एरा। विक्रम एरा क्या है? ये 58 BC, ये 58 BC यहाँ से शुरू होता है। क्यों होता है, क्या होता है, मैं जैसे आई रिपीट अगेन कि जब ये लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म हो जाएंगे क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, विक्रम एरा हो गया 58 BC। दूसरा हो गया साका एरा। तो साका एरा होता है 78 AD। ये देखिए BC है, बिफोर क्राइस्ट, है ना, ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ये है एनो डोमिनी, बाद वाला। ठीक है, तो ये आपको साका एरा हो गया। ये तीसरा हो गया गुप्ता एरा। गुप्ता आपको पता है कि BC, फिर आपका क्राइस्ट का जन्म, और उसके बाद शुरू होता है AD। तो गुप्ता एरा हमारे पास ये तो हो नहीं सकता, ये BC है, काफ़ी पहले भी है ना, 3102 BC। तो गुप्ता एरा हो जाएगा 320 AD। एंड देन काली एरा, ये रिमेनिंग हमारे पास हो गया काली एरा। तो ये हो जाएगा 3102।
इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन बनेगा देख लीजिएगा, नहीं भी ऑप्शन तो मेन हमारे पास जानना ये था कि विक्रम एरा हो गया 58 BC, साका एरा 78 AD, उसके बाद गुप्ता एरा 320 AD और फिर काली एरा 3102 BC। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है साका संवत कमेंस्ड इन द रीन ऑफ किंग। किस राजा के शासन में प्रारंभ हुआ? क्या? शक संवत। शक संवत कनिष्क के टाइम में शुरू हुआ था। ऑल राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा जो नेशनल कैलेंडर है इज बेस्ड ऑन विच संवत? भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो ये याद रखिएगा कि ये साका संवत या शक संवत पर आधारित है। दिस इज़ नॉट, यानी नन ऑफ दीज, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हमारे पास शाक संवत पर कैलेंडर हमारा बेस्ड मिलता है। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 14, द क्रेडिट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ गुप्ता संवत हैज़ गिवन टू हुम? गुप्त संवत के प्रारंभ का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जो श्रेय है ये शुरू किया था चंद्रगुप्त वन ने। ठीक है, ऑल राइट। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और सही से कोड का चुनाव करें। अगेन जैसे मैंने आपको बता दिया है उसी का एक ये टाइप है अलग क्वेश्चन को पूछने का, तो आप एक बार देखिएगा और एक बार इसको ट्राई करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है हर्षवर्धन इंट्रोड्यूस्ड हर्ष संवत इन 606 AD ऑन ओकेजन ऑफ। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की शुरुआत की। किसके अवसर पर? किसके अवसर पर की थी? तो जब वो ऐसे टू दी थ्रोन, जब वो अपने सिंहासन पे यानी राजा बने थे, तो हर्षवर्धना ने, थानेसर है ना इसका कैपिटल था, अभी का जो आपका हरियाणा में है, तो जब ये किंग बने 606 में तो इन्होंने शुरुआत की अपने नए संवत की, यानी वहाँ से एक तरह से ओरिजिन मानते थे और कैलेंडर ही सारा चेंज कर दिया करते थे। तो आंसर विल बी ए, हिज एक्सेशन टू दी थ्रोन। ऑल राइट। 17 नंबर पे आते हैं। एमॉन्ग द फॉलोइंग विच संवत इज कॉल्ड कलचुरी संवत? कलचुरी संवत किसे कहते हैं? बिकॉज इट हैड बीन यूज्ड बाय कलचुरीज। निम्नलिखित में से किस संवत को कलचुरी संवत कहा जाता है? क्योंकि इसका प्रयोग कलचुरियों ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिकुटक संवत। क्वेश्चन नंबर 18 है चालुक्य विक्रम संवत वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये विक्रमादित्य 6 थे जिन्होंने शुरुआत किया आपके चालुक्य विक्रम संवत का। हिंदी और इंग्लिश में मैंने बाइलिंगुअल मेहनत करके ये PDF तैयार किया है, तो जो अगर इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली प्लेथोरा ऑफ लेक्चर्स और आपको क्वांटिटी मटेरियल्स हैं अवेलेबल, फ्लडेड है इंटरनेट उस चीज़ से, और हिंदी मीडियम वाले भी हैं तो उनके लिए भी ये एक हेल्पफुल हो सकता है, तो काइंडली शेयर कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग हु इज़ क्रेडिटेड टू कमेंस अ न्यू संवत? इनमें से किन्हें नया संवत शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन और लक्ष्मण सेन। तो इन तीनों में से, चारों में से इन तीनों ने नहीं किया था, ये किया था वो थे हमारे लक्ष्मण सेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ईयर ऑफ शाक संवत इन दिसंबर 2009? इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगेन मैंने बोला इसके लिए आप वीडियो के लास्ट में आइए, मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा कि कैसे होता क्या है बेसिकली और कैसे चेंज करते हैं संवत से ग्रेगोरियन कैलेंडर में। ऑल राइट, ये उस ऑप्शंस उसी क्वेश्चन का पार्ट है। आगे तो बढ़ते हैं हम। फिर वही है, देखिए संवत को चेंज किया गया है एक संवत से दूसरे संवत में। व्हेन 207 नॉट 2070 विक्रम संवत को कन्वर्ट अगर आप करेंगे शाक संवत में तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है, और ये आपको ऑप्शन है तो मैं वो बता दूंगा, वो सारे उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकसेन इज डेटेड इन। पुलकसेन 1 का बादामी शिलालेख में दिन अंकित है, यानी कौन सा डेट उसमें मेंशन है? अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है शाक का संवत लिखा है 465, विक्रम ईयर लिखा है 465, गुप्ता लिखा है 220 AD, या नन ऑफ द एबव। तो आपको पहले ये जानना होगा कि बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन में शाका ईयर 465 लिखा हुआ है। ये तो हो गया एक बात कि इसमें जो मेंशन है वो है 465 शाका ईयर। ऑल राइट, अब ये एक और चीज़ है कि जो बादामी थे ना, ये चालुक्यास साउथ के, जब हम पढ़ेंगे अगर ज़रूरत पड़ा, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, तो चालुक्य के बादामी थे। उन्होंने रॉक इंस्क्रिप्शन बहुत सारे मिलते हैं, उसमें एक पुलकसेन 1 का एक था इंस्क्रिप्शन, उसमें जो आपका मेंशन है डेट दिनांकित है वो है शाका ईयर 465। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है कि इन आर्कियोलॉजी स्ट्रेटिग्राफी इज यूज टू कम्प्रीहेंड विच ऑफ द फॉलोइंग। पुरातत्व में, आर्कियोलॉजी है ना, पुरातत्व पुरानी चीज़ों को मोटे तौर पे देखें तो जो अवशेष वगैरह हैं, अवशेष कुछ भी हो सकते हैं,
जो पुरातत्व हैं आर्कियोलॉजी, उसकी की स्टडी को आर्कियोलॉजी कहते हैं। स्ट्रेटिग्राफी का उपयोग निम्नलिखित में से किस चीज़ को समझने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये, ग्रेजुअल डिपॉजिट ऑफ फिजिकल रिमेन्स। फिजिकल यानी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वॉल्यूम है, वेट है, ये सब है। कोई भी चीज़ क्या होती है, धीरे धीरे जब टूटता जाता है, ख़त्म होता जाता है, डीके होके उसके कुछ बच जाते हैं अलग अलग तरह के अवशेष, तो उसी को जो जमा होता जाता है ग्रेजुअल, कहीं कहीं डिपॉजिट होगा। आप अगर पढ़ते होंगे ज्योग्राफी तो रॉक में भी देखते हैं ना, रॉक साइकिल होता है। तो रॉक साइकिल में भी क्या होता है, एक रॉक टूटता है, फिर उसके डिपॉजिट कहीं पे जमा होते हैं। उसी तरह जो भी चीज़ डिके करती हैं, फिर हिस्ट्री क्या है, पुरानी चीज़ों का स्टडी है। उसमें भी कभी महल होते हैं, कभी सिटाडेल होते हैं, कभी ग्रेनरी होती है अनाज का भंडारण करने के लिए, ऐसे अलग अलग चीज़ होते हैं। तो वो ग्रेजुअली डिके होने के बाद, मतलब कम होने के बाद, टूटने के बाद कहीं डिपॉजिट होते हैं। तो उनके डिपॉजिट को समझने के लिए जो हम पढ़ते हैं उसे स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा है कि कार्बन डेटिंग आपको पता होगा कि इसको हम यूज़ करते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को, उसका एज वगैरह निकालने के लिए। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम ये तो करते हैं एज निकालने के लिए कार्बन डेटिंग प्रणाली को यूज़, लेकिन इसे बताया किसने, डेवलप किसने किया था? कार्बन डेटिंग प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा विलार्ड लिबी। विलार्ड लिबी ने कार्बन डेटिंग की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। ऐतिहासिक काल कब से शुरू होता है? तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये 600 BC से शुरू होता है ऐतिहासिक काल, याद रख लीजिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नोन एज सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को सभ्यता कहते हैं। किस तरह का सभ्यता? ये प्रोटो सिविलाइजेशन, प्रोटो सिविलाइजेशन हिंदी में कहते हैं सभ्यता के प्रारंभ, प्रारंभ के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि लिखना शुरू हुआ। जब तक आप लिखेंगे नहीं, लिखने का तो ह्यूमन हिस्ट्री का और भी हो सकता है पहले से एविडेंसेस, लेकिन एक कुछ कुछ सिंबल्स वगैरह मिले हैं जिससे कुछ डिपिक्ट हो सकता है, कुछ मीनिंग निकाला जा सकता है। जब तक इंसान लिखना डेवलप नहीं किया उसको सिविलाइज्ड नहीं कह सकते। इतना इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री में, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कुछ एक रफ आइडिया लगता है, कम से कम उस बेसिस पे स्पेकुलेट किया जा सकता है। तो ये सवाल है कि सभ्यता के प्रोटो सिविलाइजेशन में शुरुआत जैसा था। क्यों? क्योंकि राइटिंग शुरू हो गया था, लिखना। अगला सवाल है कि चैत्र 1 जो हमारा नेशनल कैलेंडर बेस्ड है जिस पे, यानी साका एरा के करस्पॉन्डिंग कौन सा डेट होता है? शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का चैत्र 1, अगर हम कहें कि एक चैत्र आ गया है, तो अभी जो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं जनवरी फरवरी दिसंबर वाला, इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर पता होगा आपको। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि शाका एरा जिस पर हमारा कैलेंडर बेस्ड है उसका डेट कौन सा होता है? तो आंसर क्या होगा? 2 मार्च या 21 मार्च भी होता है कभी कभी। तो वो जो होता है हमारा पहला चैत्र होता है। चैत भी कहते हैं ना, चैत, आषाढ़, बैसाख, सावन, भादो, है ना आम भाषा में। ऑलराइट, उसके बाद अभी हम जैसा हिस्ट्री को देखते हैं कि हम 3 फेजेस में पढ़ते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट को अगेन पढ़ते हैं कैसे? पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक और फिर नियोलिथिक। नियोलिथिक को भी कैसे पढ़ते हैं? अपर, मिडिल, लोअर। बस ये जानने के लिए ऐसी मेंशन कर दिया मैंने कि एक आइडिया हो जाए आपको। लेकिन ये जो है एंशिएंट, मेडिवल एंड देन मॉडर्न, कब से कब तक होता है, ये बहुत कोई एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है आपको डिफ़ाइन करने के लिए, लेकिन फिर भी एक आइडिया है कि कब से कब तक एंशिएंट है, कब से कब तक मेडिवल है और मॉडर्न है। तो सवाल ये है कि इसमें से किसने शुरू की कि इसे 3 फेजेस में ऐसे बांटा जाए? तो आंसर हो जाएगा सिलेरियस। ये सिलेरियस ही थे जिन्होंने बताया कि हिस्ट्री को हम 3 फेजेस में बांटते हैं। अब हमारे पास जो एक रिमेनिंग बच गया, जो मैंने आपको मेंशन किया था कि संवत। संवत क्या है और उसका कन्वर्जन कैसे करते हैं? कन्वर्जन किस चीज़ में? कन्वर्जन यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अगर कॉन्टेक्स्ट में पूछ ले कि जैसे 10 संवत है विक्रम संवत, उसका ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होगा? तो ये हम देख लेते हैं एक बार कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले ये देखिए, संवत जो होता है या संवत, थोड़ा मोड़ा स्पेलिंग एरर हो तो माफ़ी चाहूँगा और सुधारने की भी कोशिश करूँगा, बहुत प्रैक्टिस है नहीं हिंदी लिखने का। तो संवत ये जो होता है ना,
ऑलमोस्ट इसे कैलेंडर कह सकते हैं या पंचांग हिंदी में कहते हैं। होता क्या था, कोई भी किंग है वो अपना एक मार्क करता था शुरुआत, है ना, हर कुछ नया। जैसे हर्षवर्धन देखा हमने अभी सॉल्व करने के दौरान कि 606 एडी में इन्होंने शुरू किया, जब ये थ्रोन पे यानी सिंहासन पे बैठे तो 606 में इन्होंने शुरू किया। क्यों किया, तो ये जो 606 एडी, अब यहाँ से इसका नया कैलेंडर शुरू होगा। जो भी एग्जिस्टिंग रहा होगा डेट को याद रखने का तौर तरीका, इन्होंने क्या किया, इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। हमने एक और क्वेश्चन में देखा था कि हमने गुप्ता एज, गुप्ता संवत, या तो गुप्ता संवत क्या था, चंद्रगुप्त वन ने क्या किया था, कंसोलिडेट किया था, यानी कि एकाधिकार में ले आया था अपने गुप्ता साम्राज्य को। तब से चंद्रगुप्त वन ने गुप्ता एरा किया, गुप्ता संवत की शुरुआत की। इसी तरह हम जानते हैं कि कनिष्क थे, बहुत ही वर्ल्ड फेमस, है ना, कुषाणों का सबसे बड़े राजा थे कनिष्क ने जब शाका को हराया, शाकास, तो इन्होंने शाका एरा को शुरू किया। हर कोई होता था कि अपने नाम से शुरू करता था। यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक है कि कनिष्क ने जब शाका को हराया तो शाका एरा शुरू किया, जिसे इंडियन कैलेंडर ने भी अडॉप्ट किया, जो है ना, चैत, आषाढ़, माघ, बैसाख, ये सब महीने हैं, ये सब शाका संवत में लिए गए हैं। तो ये एक इसका आइडिया हो गया। अब सपोज़ करिए जैसे कि ये होता क्या है, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। आपको सपोज़ कीजिए कि 78 एडी हो गया, कौन सा, शाका एरा, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है शाका एरा। मतलब कि इसको आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं ज़ीरो, किसके, तो ज़ीरो ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये मतलब हुआ कि जब ग्रिगोरियन कैलेंडर शुरू हो रहा है ज़ीरो से, तो शाका कैलेंडर क्या होगा, ऑलरेडी 78 पर होगा, यानी इसको 78 साल का लीड है। फिर से सुनिएगा लेक्चर को, जो मैं बोल रहा हूँ समझ जाएंगे। यानी कि इसका ज़ीरो है तो इसका 78 है ना, 78 इससे आगे है। अब सपोज़ करते हैं आपको पूछ दिया कि, यहाँ देखते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं कि ईयर 2009 है और इसका दिसंबर है 2009 का। ये हो गया कौन सा, ग्रिगोरियन हो गया, दिसंबर 2009 ऑब्वियसली। इससे आपको पूछेगा कि शाका कैलेंडर का इक्विवेलेंट क्या होगा, ये बताना है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जब ग्रिगोरियन कैलेंडर में ज़ीरो होगा तो ऑलरेडी शाका कैलेंडर कहाँ पहुँच चुका है, 78 में। तो हम कैसे करेंगे, 78 का लीड है तो इसको माइनस कर देंगे, तो यानी 2009 में 78 को हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो गया एक, ये 3 और इधर 1931, तो इसके इक्विवेलेंट ये हो जाएगा, 78 आगे है। उसी तरह गुप्ता 320 है, गुप्ता एरा 320 एडी है। अब आपको पूछ दे, हो सकता है मान लीजिए एसएससी में एग्ज़ाम सपोज़ करिए अक्टूबर 2023 में हो रहा है, इसके इक्विवेलेंट आपसे पूछ दे कि ये बताइए कि गुप्ता एरा के अकॉर्डिंग डेट क्या होगा, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपली इसमें 320 माइनस कर देंगे, और यही बीसी में रहेगा बिफोर क्रेस्ट वाला, तो इसको ऐड कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट है सिंपल। तो आई होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे। बहुत सिंपल और सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने कोशिश की है समझाने की। आई रिक्वेस्ट ऑल अगेन कि पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाएं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।